नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। अब हम लोग अपने पॉलिटी सीरीज जो हमने स्टार्ट की है उसको आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि इंडिया एज अ यूनियन और उसकी टेरिटरीज, उसका नेचर क्या है, कैसे फॉर्म होती हैं, कैसे फॉर्म की जा सकती हैं, यूनियन के पास क्या पावर है, स्टेट्स कैसे ऑल्टर होते हैं और यूटीज कैसे बनाई जा सकती हैं। आर्टिकल 1 से लेके 4 तक हम लोग इसमें कवरेज लेंगे और अब हम लोग देखेंगे कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है क्या। कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम लें तो साल 2000 की बात है। यहां पे 3 नए स्टेट्स आपके बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। उसके अलावा ऐसा 2019 रिसेंटली हुआ जब जम्मू एंड कश्मीर को डिमोट करके दो यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया। अब वो एक स्टेट नहीं, दो यूटीज है। उसके अलावा साल 2014 में तेलंगाना एक नया स्टेट बना दिया गया था ऑल टुगेदर फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो ऐसा क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, किन कंडीशंस में होगा, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 1 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 1 अलग अलग क्लॉजेस के साथ है और इसमें हम लोग बात करेंगे कि आर्टिकल 1 की कंडीशंस कैसी हैं, क्या है और कब कब ये क्या क्या कहता है। तो अगर हम लोग आर्टिकल 1 के पहले क्लॉज की बात करें तो पहला क्लॉज यहां पे कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत, ये हमें ड्यूअल नेम ऑफ द कंट्री के बारे में इंडिकेट करता है कि हमारी जो कंट्री है उसके दो नाम हैं। ओवर द टाइम बहुत सारी डिबेट्स हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ये बहुत बड़ा डिबेट का इशू था कि वी शुड गो विद द नेम इंडिया और वी शुड गो विद द नेम भारत, बिकॉज इंडिया कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है मॉडर्निटी को एंड भारत इज एन इंडिकेटिव ऑफ ट्रेडिशंस। सो देयर वर टू फैक्शंस, एक सपोर्टर था इंडिया के लिए, एक सपोर्टर था भारत के लिए। अल्टीमेटली यही डिसाइड हुआ कि हम लोग इसके दोनों नामों को इनकलकेट करेंगे, जो कि ये दिखाता है कि इंडिया is accepting, we the people of India, we are accepting both traditions as well as modernity. दूसरी बात यहां पे आती है वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये एक बहुत ही अहम फ्रेज है क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट्स कहीं ना कहीं यूनिटरी बायस को इंडिकेट कर रहा है और इसी बात को द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी.आर. अंबेडकर साहब से पूछा गया। उनसे पूछा गया कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नेचर रखता है तो फिर व्हाई नॉट फेडरल ऑफ स्टेट्स, व्हाई यूनियन ऑफ स्टेट्स। उन्होंने जवाब दिया कि इसके पीछे दो कारण हैं, जिसमें अगर हम पहले कारण की बात करें तो इंडिया ऑलरेडी एग्जिस्टेड। इंडिया ऑलरेडी एग्जिस्टेड। इंडिया ऑलरेडी एग्जिस्टेड का मतलब क्या है? इंडिया इज नॉट ए फॉर्मेशन एज अ रिजल्ट ऑफ स्टेट्स कमिंग टुगेदर। स्टेट्स ने मिलकर भारत को नहीं बनाया, भारत पहले से ही था, ऐसा हमेशा से था एज अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी, एज अ पॉलिटिकल एंटिटी। जैसे हम यूएसए की बात करें, जो 13 इंडिपेंडेंट ब्रिटिश कॉलोनीज थी वो इकट्ठा हुई एक जगह और उन्होंने कहा कि फिलाडेल्फिया में मिली थी और उन्होंने कहा कि चलो लेट्स मेक अ न्यू कंट्री एंड दैट कंट्री इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इंडिया के साथ ऐसा नहीं हुआ। इंडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, वी गॉट द फ्रीडम एंड द प्रिंसली स्टेट्स वर देयर, उनको मिला लिया गया। बट ऐसा कभी नहीं था कि वो प्रिंसली स्टेट्स आए हों और उन्होंने कहा हो कि चलो भारत को बनाते हैं। भारत वाज ऑलरेडी देयर। सो दैट इज व्हाई इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट अ फेडरल ऑफ स्टेट्स। उसके अलावा दूसरा रीजन जो उन्होंने दिया वो कहा कि नो स्टेट हैज अ राइट टू सेसीड। कोई भी स्टेट इस यूनियन से निकल नहीं सकता। जैसे आज पंजाब कहे कि नहीं हमें एक अलग कंट्री बनानी है, हम अलग हो रहे हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। जम्मू एंड कश्मीर कहे हम अलग हो जाते हैं, हमें नई कंट्री दे दो, नहीं पॉसिबल है।
No state can or shall secede from this union. Therefore, India is a union of states, not a federal of states. Okay. दूसरा क्लॉज कहता है स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शेल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल. अब ये क्या कह रहा है? फर्स्ट शेड्यूल क्या है? सबसे पहले तो देखिए, पहले क्लॉज ने कहा कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. ये स्टेट्स का एक यूनियन है. दूसरा कहता है कि ये जो टेरिटरीज हैं इसके अंडर, वो सारी की सारी फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन हो. अब शेड्यूल क्यों? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कोई बुक लिखता हूं, तो जब मैं कोई बुक लिख रहा हूं, मैं नहीं चाहूंगा कि वो बहुत ज्यादा बल्की हो, बहुत ज्यादा हैवी हो और उसका कंटेंट बहुत 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 ज्यादा सुपरसीड कर जाए. इसीलिए मैं लास्ट में अपेंडिसेस को ऐड कर दूंगा, अपेंडिक्स ऐड कर दूंगा. और उस अपेंडिक्स को ऐड करने के बाद में मैं क्या करूंगा, मैं वहां पे देख लूंगा कि वो अपेंडिक्स ऐड हो गया है. अब वहां पे बाकी की चीजें मैं मेंशन कर दूंगा. इससे क्या होगा कि मेरे जो बुक है उसका ब्यूटी भी बना रहेगा. तो स्केड्यूल का पर्पस कॉस्मेटिक पर्पस ही है और कुछ नहीं, कॉस्मेटिक पर्पस ही है. और कॉस्मेटिक पर्पस किस प्रकार का है? ताकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नॉन बल्कि रहे, बहुत ज्यादा हैवी ना रहे. और जो भी हमारे, क्योंकि आप ये सोचिए कि बिकॉज हम लोगों ने पास्ट एग्जांपल्स से देखा कि अलग अलग स्टेट्स बन रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स फॉर्म हो रहे हैं, न्यू यूनियन टेरिटरीज बन रही है. तो ये सारे के सारे मेंशन करना अलग से एक सेक्शन सही रहेगा, जिसको नाम दिया गया फर्स्ट शेड्यूल. तो फर्स्ट शेड्यूल में ये सारी चीजें मेंशन होगी. नेम, उनका नेमिंग क्या है, कब बनी, कब फॉर्म हुई, वो सारी चीजें फर्स्ट शेड्यूल में रहेंगी. नेक्स्ट, क्लॉज 3. क्लॉज 3 कहता है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कंप्राइज. अब ये बता रहा है कि उस टेरिटरी में होगा क्या क्या. देखिए कितना प्यारा है रिलेशन. पहला बता रहा है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है. दूसरा बता रहा है इन सबों के बारे में नाम और इंफॉर्मेशन आपको फर्स्ट शेड्यूल में मिलेगा. तीसरा बता रहा है कि इसमें क्या क्या होगा. टेरिटरीज ऑफ द स्टेट यानी कि स्टेट्स, उसके अलावा यूनियन टेरिटरीज. यूनियन टेरिटरीज भी मींस दीज आर द रीजन्स जो कि हमारी गवर्नड रहती हैं किसके द्वारा? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो द यूनियन इज गवर्निंग देम. यही है यूनियन ऑफ स्टेट्स, सॉरी, यूनियन टेरिटरीज. तो यही हम लोग यूनियन टेरिटरीज इसको समझते हैं. तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है such other territories may be acquired. That is not required actually, that may be acquired. ये required नहीं है, that is acquired. वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई. Such other territories that may be acquired. Acquired का मतलब क्या है? जो हम लोग acquire करें. जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ पौंडीचेरी. उस समय का पौंडीचेरी अब पुद्दुचेरी हो चुका है. सो पौंडीचेरी. सो फर्स्ट जो हमने एक्वायरमेंट की फ्रेंच सेटलमेंट थी पुडुचेरी इज नाउ इट इज. तो पौंडीचेरी को फिर क्या किया गया था कि इंडिया को सेसीड कर दिया गया था फ्रेंच द्वारा. फ्रेंच गवर्नमेंट में ने 1954 में इसे इंडिया को सेसीड कर दिया. और इसके बाद इसकी एडमिनिस्ट्रेशन 1962 तक रही. 1962 क्यों? क्योंकि इसका रेटिफिकेशन फ्रेंच पार्लियामेंट में भी होना था, इसीलिए थोड़ा सा समय लग गया. तो उसके बाद में 1962 के बाद में इट वाज अ यूटी, यूनियन टेरिटरी, राइट. इट वाज अ यूनियन टेरिटरी इन 1962. इसका ये एक्वायरमेंट था. इसका मतलब ये हुआ कि पौंडीचेरी जो एक रीजन था, that region which is Pondicherry, it was not a part of India initially ये इंडिया का पार्ट नहीं था. इसे फ्रेंच ने हमको दिया 1954 में. 1962 में हमारे पास में इसकी गवर्नेंस आई. बिकॉज ये जो समय लगा 8 साल का, ये रेटिफिकेशन बाय द फ्रेंच पार्लियामेंट था, इसलिए इसको थोड़ा समय लग गया. तो ये एक एग्जाम्पल है एक्वायर्ड टेरिटरी का, जो हमने एक्वायर किया. तो तीसरा, टेरिटरीज जो एक्वायर की जा सकती हैं वो भी हमारी इंडिया की ही टेरिटरी में काउंट होंगी. एग्जाम्पल पुदुचेरी. नाउ, सो दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड. नाउ आर्टिकल 2.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बताता है कि नए स्टेट्स का एडमिशन, नए स्टेट्स का फॉर्मेशन, और ये कहता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, नए स्टेट्स बना सकता है जिस भी टर्म्स पे उसे फिट लगे, जिस भी टर्म्स एंड कंडीशंस में उसे सही लगे, तो वो अपने नए स्टेट्स को फॉर्म कर सकता है। बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन, यूनियन में एडमिट कर सकता है या फिर नए स्टेट्स बना सकता है, जैसा उसे सही लगे उस प्रकार से। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इसके एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सिक्किम का एग्जाम्पल। तो सिक्किम की अगर हम लोग बात करें, ये ओरिजिनली भारत का पार्ट नहीं था, ये एक प्रिंसली स्टेट था, ये एक प्रिंसली स्टेट था, और हेरिडिटरी यहां पे मोनार्की चलती थी जिन्हें चोग्याल्स कहा जाता है, देवर चोग्याल्स। सो चोग्याल मोनार्की के अंडर रूल में ये था। उसके बाद में चोग्याल्स ने इंडिया को अप्रोच किया कि लुक, चाइना इज बीइंग एग्रेसिव, वी आर नॉट कंफर्टेबल, तो वी वांट दैट यू गिव अस योर प्रोटेक्शन। इंडिया ने कहा ओके, नो प्रॉब्लम, कम टू अस। तो उसके बाद में सिक्किम एज ए प्रोटेक्टरेट रहा, प्रोटेक्टरेट रहा। प्रोटेक्टरेट क्या होता है? ये एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, पॉलिटिकल एंटिटी है जो कि एग्री कर चुकी है या फिर ट्रीटी कर चुकी है दूसरे स्टेट के साथ में कि हमें आप प्रोटेक्ट करोगे। प्रोटेक्शन का मतलब है डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन भी मिलेगी, मींस डिप्लोमेसी भी हम लोग हैंडल करेंगे, एंड मिलिट्री भी, राइट, मिलिट्री भी। तो डिप्लोमेटिकली एंड मिलिटरीली हम लोग प्रोटेक्शन देंगे अगेंस्ट थर्ड पार्टीज लाइक अदर कंट्रीज लाइक चाइना माइट बी देयर, एंड बिकॉज इसके बॉर्डर्स इधर भूटान और इससे भी हैं, हालांकि एग्रेशन इसे नहीं मिलता वहां से, बट स्टिल अगेंस्ट थर्ड पार्टी। अब बात आती है 1973 के स्प्रिंग्स की, यानी कि मार्च अप्रैल का समय। उस समय लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया सिक्किम में और कहा कि हम लोग इंडिया का पार्ट होना चाहते हैं, मोनार्की का नहीं। हम लोग चाहते हैं कि इंडियन डेमोक्रेटिक रिजीम में रहें, ना कि हम लोग मोनार्की फॉलो करें। हम लोग नहीं चाहते अंडर द रहना अंडर द गवर्नेंस ऑफ किंग। ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट पास किया गया 1974 में, इसी प्रोटेस्ट के मद्देनजर। ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था उस समय बाय सिक्किमीज कांग्रेस, ये वहां की मतलब गवर्नेंस पार्टी थी, सिक्किमीज कांग्रेस। इन्होंने एक लॉ पास किया और उसके बाद में चोग्याल्स को एक नॉमिनल हेड बना के छोड़ दिया। नॉमिनल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मतलब सारी पावर्स लिमिट कर दी, छीन ली एक तरीके से। बहुत ज्यादा पावर नहीं है ये, अब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, नॉमिनल कहने के हेड, राइट। जैसे कि अगर हम लोग ब्रिटेन की बात करें तो यस, मोनार्की इज देयर बट दे आर नॉमिनल हेड्स, नॉमिनल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स। अब चोग्याल्स परेशान, इन्होंने कहा यार ये तो एजिटेशन कर दी भारत ने, हम खुश नहीं है, और चोग्याल्स ने इंटरनेशनल हेल्प मांगी। उसके बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1974 में एक 35th अमेंडमेंट किया गया और उस 35th अमेंडमेंट के मद्देनजर सिक्किम को इंडियन स्टेट बना दिया गया। सिक्किम को कहा गया कि अब आप प्रोटेक्टरेट नहीं है, इंडियन स्टेट हैं। 35th अमेंडमेंट करके 1974 में हम लोगों ने इसे प्रोटेक्टरेट से इंडियन स्टेट का दर्जा दे दिया और इंडियन एसोसिएट स्टेट बनाई है पहले, माय मिस्टेक, इंडियन एसोसिएट स्टेट बना पहले। तो इट बिकेम एन एसोसिएट स्टेट, फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा नहीं था बट इंडियन एसोसिएट स्टेट बना, प्रोटेक्टरेट से अब इसे चेंज कर दिया गया। इसके बाद में उस समय की श्रीमती इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड शी वाज हेविली क्रिटिसाइज्ड। तो उन्होंने आर्टिकल 2 की तरफ लोगों का ध्यान बटाया। उन्होंने कहा कि देखो, आर्टिकल 2 में लिखा है कि पार्लियामेंट बाय लॉ admit into the union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit। उन्होंने कहा कि as parliament thinks fit हम लोग इसको एडमिट कर सकते हैं।
सो इट वाज एडमिटेड। उसके बाद में एक रेफरेंडम लिया गया, बिकॉज पब्लिक मत भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनी प्लेस इज नथिंग बट इट इज फॉर्म्ड बाय पीपल, सो दैट इज वाई रेफरेंडम हुआ। और रेफरेंडम के बाद में आप यकीन मानिए 99% ऑफ द सिक्किमीज पीपल वर इन फेवर ऑफ इंडिया, 99%। उसके बाद में तो फिर वी हैड दिस अपॉर्चुनिटी, 36th अमेंडमेंट हुआ, एंड 36th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके बाद में 2A ऐड किया गया। और जो 2A था, जो कि कहता था कि सिक्किम एक एसोसिएट स्टेट है, इसको रिपील कर लिया गया। 35th अमेंडमेंट में 2A ऐड किया गया, जिसमें कहा गया कि सिक्किम हमारा एसोसिएट स्टेट है। 36th अमेंडमेंट करके हमने इसको रिपील कर लिया, हमने इसको वापस बुला लिया। और 36th अमेंडमेंट 1975 में इसको रिपील कर लिया गया, इसको डिलीट कर दिया। तो एसोसिएट स्टेट से अब इसे फुल्ली फ्लेजेड स्टेट का दर्जा मिल चुका था, फुल्ली फ्लेज्ड। सो दिस इज हाउ आर्टिकल 2 केम इनटू पिक्चर, और ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। नेक्स्ट, आर्टिकल 3 की अगर हम लोग बात करें, अगला आर्टिकल कहता है, ये एक्चुअली थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊं तो ये यूनियन बायस्ड नेचर बताता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका नेचर फेडरल विद यूनिटरी फ्लेवर या फिर यूनिटरी विद फ्लेवर ऑफ फेडरलिज्म है। तो ये बताता है कि यूनियन बायस्ड है, थोड़ा सा ये यूनिटरी फेवर दिखा रहा है, यूनिटरी को फेवर कर रहा है, नेचर को। इसके स्टेटमेंट्स हैं, पार्लियामेंट बाय लॉ, बाय द हेल्प ऑफ लॉ, पार्लियामेंट कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। किसी भी स्टेट की टेरिटरी को काट के हम नया स्टेट बना सकते हैं। एग्जाम्पल उत्तराखंड फ्रॉम यूपी, एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ फ्रॉम एमपी, राइट? ये सब हम किया जा सकता है। तेलंगाना फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ऐसा किया जा सकता है। और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, जैसे अभी हमने देखा था कि दामन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, ये अलग अलग थी, अब इनको एक कर दिया गया। नाउ दे आर अ सिंगल यूनियन टेरिटरी, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो यूनाइट भी किया जा सकता है, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट, या फिर किसी एक टेरिटरी को काट के दूसरे स्टेट को दिया जा सकता है। तो ऐसा पार्लियामेंट के पास में पावर है, दे कैन डू इट बाय लॉ। वो लॉ क्या है उसको भी थोड़ा सा हम लोग समझेंगे आगे। इंक्रीज और डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, बिल्कुल। ऑल्टर द बाउंड्रीज और नेम ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। तो कहने का मतलब है यूटीज बना सकते हो आप स्टेट्स बना सकते हो, आप स्टेट्स का एरिया कम कर सकते हो, स्टेट्स का नाम चेंज कर सकते हो, बाउंड्रीज चेंज कर सकते हो, सारी पावर है। जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है। एंड यूएसए हम देख चुके हैं कि इज द रेफरेंस और माइलस्टोन फॉर फेडरलिज्म। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक यूनिटरी बायस नेचर रखता है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यहां पे हम ये समझते हैं, और ये कहा भी गया है बार बार, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी, हमारे द आर्किटेक्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर साहब ने भी कहा है दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द प्रोविजन दैट इंडिया is an indestructible union। indestructible union का मतलब ये हुआ, indestructible मतलब इसे तोड़ा नहीं जा सकता, कोई यहां से बाहर नहीं जा सकता, आ सकता है, जा नहीं सकता। ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स टूट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूटीज बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट? So India is an indestructible union of destructible states। इसका एक प्रोसीजर जो है उसको भी समझ लीजिए। ये कंसल्टेटिव प्रोसीजर है। कंसल्टेटिव प्रोसीजर का मतलब क्या हुआ, जरा समझिए, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 2014 की बात है, उससे पहले से बहुत डिमांड्स उठ रही थी, और कभी मैं सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा तेलंगाना इशू के ऊपर। तो बहुत डिमांड्स थी कि हम लोग सेपरेट होना चाहते हैं, वी वांट अ डिफरेंट स्टेट ऑल टुगेदर नोन एज तेलंगाना।
देन द गवर्नमेंट अप्रोच्ड द प्रेसिडेंट। अच्छा, इसमें यह भी है कि गवर्नमेंट जो है, जो हमारा पार्लियामेंट है, उसमें बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले दे हैव टू सीक द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से परमिशन लेना जरूरी है। तो वो गए, पहुंचे, डियर प्रेसिडेंट, हम एक नया स्टेट बनाना चाहते हैं आंध्र प्रदेश से, आप हमें बिल इंट्रोड्यूस करने की अनुमति दीजिए। प्रेसिडेंट ने कहा ठीक है, प्रोसीजर मुझे देख लेने दो। प्रोसीजर उन्होंने चेक किया। प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ठीक है, आप बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले उस लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ आंध्रा में भेजेंगे, और उनके मत को आपको जाना है, उनका कंसल्टेशन लेना आपको जरूरी है। ठीक है, इसको फिर आंध्रा के लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा आप कह लीजिए, वहां पे भेजा गया। वहां पे भेजने के बाद में उन्होंने टोटली रिजेक्ट कर दिया, एक्सप्रेस किए उन्होंने व्यूज, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये सही नहीं है, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड। राइट, लेजिस्लेटिव असेंबली ने एकदम टोटली रिजेक्ट कर दिया, यूनानिमसली इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। राइट, प्रेसिडेंट ने कहा ओके, मैंने आपसे आपका मत जानना था, मुझे पता चल गया, कोई बात नहीं, ये लो बिल इंट्रोड्यूस करो। और इस बिल को फिर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता जरूर है प्रेसिडेंट को कि आप कंसल्टेशन लीजिए, बट अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उस कंसल्टेशन को अप्रूव भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। सो हमारे प्रेसिडेंट, द देन प्रेसिडेंट, रिजेक्टेड दिस and said okay, the legislature of our central government is free to introduce it। तो इसको फिर इंट्रोड्यूस किया गया और इसको फिर पास कर दिया गया और एक नया स्टेट तेलंगाना बना। सो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल ऑफ 2014, ये एक बहुत ही मतलब प्रोमिनेंट चेंज था उस साल का, जहां पे आंध्र प्रदेश से एक नया ऑल टुगेदर कार्व आउट करके हमने बना लिया क्या, वी फॉर्म्ड ए सेपरेट स्टेट नोन एज तेलंगाना। ये हुआ था। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बताता है कंसल्टेटिव प्रोसीजर। कंसल्टेटिव प्रोसीजर क्या है कि पहले लेजिस्लेचर, या हम यूं बोलें जो गवर्नमेंट है, वो बिल लेके आएगी एंड प्रेसिडेंट की परमिशन की तरफ जाएगी। पहले प्रेसिडेंट का परमिशन चाहिए। अब प्रेसिडेंट को परमिशन देने से पहले कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। कंसल्टेशन कहां से ये पहले भेजा जाएगा लोकल, जिस भी स्टेट में चेंजेस करने हैं, लोकल लेजिस्लेचर में, लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली में। आइदर केस, या तो वो डिसअप्रूव करेंगे या फिर वो अप्रूव करेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। इफ प्रेसिडेंट डीम्स फिट, फीडबैक जाएगा उनके पास, तो ही विल आइदर ऑन हिज चॉइस, ऑन द सेल्फ चॉइस, खुद की चॉइस से, आइदर ही विल अलाउ और नॉट अलाउ, या तो अलाउ करेंगे या अलाउ नहीं करेंगे, बाय हिज चॉइस। राइट, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंसल्टेशन, बट कंसल्टेशन जरूरी है इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंसल्टेशन। राइट, सो दैट इज वाई this bill, this article although gives you the unitary biasness of the constitution, but उसके साथ में ये आपको ये भी बताता है कि कंसल्टेटिव प्रोसीजर है, ऐसे यूं ही नहीं आप बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते। प्रेसिडेंट विल सीक द कंसल्टेशन एंड देन इसको फिर पास किया जाएगा। ऐसा ही कुछ was happening around in August 2019, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल। और ये जो हुआ, इसकी पूरी स्टोरी, बैक स्टोरी और इसका फ्यूचर क्या है, इस पे मैं सेपरेट वीडियो आज ही पोस्ट करने वाला हूं, उसको जरूर देखिएगा, उस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। तो ये भी कंसल्टेटिव प्रोसीजर के इफ्स एंड बट्स को, निट्स एंड ग्रिट्स को समझाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 4 में। आर्टिकल 4 कहता है कि ये जो लॉज हैं आर्टिकल 2 और 3 के अंडर जो आप बना रहे हैं,
स्टेट्स को बाइफरकेट करना है, ट्राइफरकेट करना है, नए स्टेट्स बनाने, एरिया कम करना है, नाम चेंज करना है, जो कुछ भी आपको करना है, जिसका इफेक्ट आपको फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में दिखेगा। और फोर्थ शेड्यूल क्या है, लेट मी टेल यू। मैं हालांकि बाद में हम लोग देखेंगे, बट अभी थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूं तो फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा के मेंबर्स के नाम होते हैं और राज्यसभा के मेंबर्स का सीट्स एलोकेशन होता है कि कितने सीट्स एलोकेट होने हैं राज्यसभा के लिए किस स्टेट से। तो उन सीट्स के बारे में फोर्थ शेड्यूल में मेंशन है। अब ऑब्वियसली कोई स्टेट अगर टूटेगा तो फिर वो नंबर ऑफ सीट्स भी तो चेंज होगी। जैसे कि राज्यसभा में आंध्र प्रदेश की टोटल राज्यसभा सीट्स हैं 18, बट जब तेलंगाना बना तो फिर इस 18 को बाइफरकेट करके 11 और 7 में तोड़ दिया गया कि ये तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश। तो ये चेंजेस तो किसमें हो रहे हैं, आपके फोर्थ शेड्यूल में, राइट? ये चेंजेस फोर्थ शेड्यूल में हो रहे हैं और इन्हीं चेंजेस के लिए आर्टिकल 4 प्रोविजन देता है कि आर्टिकल 2 से चेंजेस लाओगे फर्स्ट शेड्यूल में आएगा। यानी कि आपने कोई भी ब्रेक किया, फॉर एग्जांपल कोई भी आपने इनटेक किया, कोई भी ब्रेक किया, कोई यूनियन टेरिटरी बनाई, तो जो कुछ भी आपने बाउंड्रीज वगैरह में चेंजेस किए वो फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है, फर्स्ट शेड्यूल कहता है कि हमारा जितने भी टेरिटरीज हैं उनका डिस्क्रिप्शन उसमें मेंशन रहेगा। तो ये सारे चेंजेस सप्लीमेंटल हैं, इंसिडेंटल है, कॉन्सिक्वेंशियल है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जरूरत नहीं है आपको रीऑर्गेनाइजेशंस में। रीऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। यहाँ पे आपको 2/3 मेजोरिटी नहीं, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी, और मेजोरिटी टाइप्स में समझा चुका हूं। 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, सिंपल मेजोरिटी 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, स्पेशल मेजोरिटी 2/3 की आपको जरूरत नहीं है, इसी से काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब क्या है कि उस समय की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एंड कॉन्सिक्वेंशियल है। कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब ये हुआ कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को चेंज नहीं कर रहा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को चेंज नहीं कर रहा, राइट? तो इसीलिए हम लोग इसको पिक्चर में ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सो दिस इज आर्टिकल 4। रिकैप करते हैं आर्टिकल फर्स्ट। आर्टिकल फर्स्ट ने नेचर के बारे में बताया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए टेरिटरीज के नाम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए प्रोविजन की इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसके बारे में बताया। दूसरा आर्टिकल जो कहता है, सेकेंड आर्टिकल कहता है कि हम द पार्लियामेंट बाय एनी मींस कैन टेक इन और टेक दैट एरिया और टेरिटरी एज इट सीम्स फिट, जो भी उसको सही लगे। हमने एग्जांपल देखा था सिक्किम का। आर्टिकल 3 कहता है कि ये सारी चीजें सही है, आप करिए, आपको यूनियन टेरिटरी बनाना है, आपको स्टेट बनाना है, आपको बाउंड्री चेंज करना है, नेम चेंज करना है, सब करो, लेकिन कंसल्टेटिव प्रोसीजर है। प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट करेंगे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली से, उसके बाद में फिर लोकसभा एंड राज्यसभा में वो बिल्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और आर्टिकल 4 कहता है कि ये सब करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं करने, इट इज सिंपली सिंपल मेजोरिटी से आपका काम चल जाएगा। तो ये है आर्टिकल्स 1 to 4। अब आर्टिकल 1 to 4 में मतलब इसके तहत अगर हम लोग रीऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बहुत सारे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। और धार कमीशन की रिपोर्ट क्या थी, जेवीपी कमीशन सेटअप हुआ, फिर हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एसआरसी सेटअप हुआ, और अब जरूरत है सेकंड एसआरसी की। तो इस बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों तक पेश करूंगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए डेली ऐसी ही ऑसम अपडेट्स के लिए। और हमारा काम आपको पसंद आता है तो प्लीज बस 2 ही काम आपको करने हैं, जितना हो सके इसे दिल से शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करके बताना कि आप नेक्स्ट क्या जानना चाहते हैं, और तो और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।